बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत मज़े में होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चों, आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं अभिकारी शब्द यानी अवयव, जिनको हम बोलते हैं बच्चों इंडिक्लाइनेबल वर्ड्स। तो बच्चों ये क्या है, आइए जानते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्दों को दो वर्ग में बांटा गया है, विकारी और अविकारी। बच्चों, विकारी वे शब्द होते हैं जो वाक्य में प्रयोग किए जाने पर अपने रूप को बदल लेते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये सब क्या है बच्चों? विकारी शब्द हैं। अब बच्चों जानते हैं अवयव यानी कि इनडिक्लाइनेबल वर्ड्स के बारे में। तो बच्चों, शाब्दिक रूप में अवयव का अर्थ होता है व्यय यानी कि खर्च न होने वाला। अवयव वे शब्द होते हैं जिनका रूप नहीं बदलता है, इन्हें अविकारी शब्द भी कहते हैं। यानी कि जो शब्द अपना रूप नहीं बदलते उन्हें अवयव या अविकारी भी कहा जाता है। तो बच्चों, अब हम जानते हैं अवयव के भेद यानी कि काइंड्स ऑफ इनडिक्लाइनेबल वर्ड्स। तो बच्चों, अविकारी शब्दों के 5 भेद हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। आइए बच्चों, सबसे जानते हैं क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब क्या होती है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो क्रिया की विशेषता को बताते हैं, जैसे कछुआ धीरे धीरे चलता है। देखो, चलता तो है, क्रिया है, लेकिन क्रिया की विशेषता बता रहा है धीरे धीरे। तो बच्चों ये क्या हो गया? क्रिया विशेषण। वह निरंतर सोता रहता है, तो निरंतर क्रिया विशेषण। मोहन जोर से हंसने लगा, ऐसे ही प्रतिभा सारा दिन खेलती रही। तो यहाँ पे बच्चों जो धीरे धीरे, निरंतर, जोर से या सारा क्रियाओं की विशेषताओं को बता रहे हैं, इन्हें कहते हैं क्रिया विशेषण। तो बच्चों, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वो कहलाते हैं क्रिया विशेषण। ये परिभाषा आपको याद भी कर लेनी है। आइए बच्चों, क्रिया विशेषण के भेद यानी कि काइंड्स ऑफ एडवर्ब को जानते हैं। तो क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। पहला स्थानवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा कालवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, चौथा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बच्चों स्थानवाचक क्रिया विशेषण के बारे में, यानी कि एडवर्ब ऑफ प्लेस। जिन शब्दों से क्रिया के होने के स्थान संबंधी विशेषताओं का बोध होता है उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मेहमान बाहर बैठे हैं, स्थान बता रहा है, कहाँ? बाहर बैठे हैं। तुम मेरे पास आओ, राजेश वहां पढ़ता है, रीमा उधर पढ़ रही है। तो बच्चों, उपयुक्त वाक्यों में बाहर, पास, वहां तथा उधर क्रियाओं के होने के स्थान को बता रहे हैं कि क्रिया कहाँ संपन्न हो रही है। तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण के भी निम्नलिखित 2 भेद हैं। एक तो स्थिति बोधक क्रिया विशेषण। ये क्या है बच्चों? ये क्रिया विशेषण क्रिया की स्थिति को प्रकट करते हैं, जैसे पास, दूर, साथ, निकट, बाहर, अंदर, यहाँ, वहाँ, आसपास, सर्वत्र, नीचे, पीछे, ऊपर आदि। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब देखते हैं दिशा बोधक क्रिया विशेषण, यानी जो दिशा बताते हैं। ये क्रिया विशेषण क्रिया की दिशा को प्रकट करते हैं, जैसे दाएं, बाएं, इधर, उधर, कहां से, किधर से, ऊपर से, नीचे से, सामने से या पीछे से आदि। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब हम पढ़ते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण के बारे में, यानी कि एडवर्ब ऑफ टाइम। जिन शब्दों से क्रिया के काल या समय संबंधी विशेषताओं का बोध होता है उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ कल वर्षा हुई थी। देखियो क्या बता रहा है? ये समय को बता रहा है, कल हुई थी। प्रतिदिन सैर करो, यानी कि रोज सैर पर जाओ, है ना। अभी वहां मत जाओ, वे अक्सर नाटक देखने जाते हैं। तो बच्चों, उपयुक्त वाक्यों में कल, प्रतिदिन, अभी और अक्सर क्रियाओं के होने का समय बता रहे हैं। अतः ये सभी क्या है? ये कालवाचक विशेषण के उदाहरण है। तो बच्चों, कालवाचक विशेषण भी निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। इनके भी 3 भेद हैं। कौन कौन से? सामान्य कालवाचक क्रिया विशेषण, अवधि बोधक क्रिया विशेषण और आवृत्ति बोधक क्रिया विशेषण। तो सबसे पहले जानते हैं बच्चों सामान्य बोधक काल विशेषण कालवाचक क्रिया विशेषण के बारे में। जिस क्रिया विशेषण के समय का सामान्य बोध होता है उसे सामान्य कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आज, कल, परसों, शीघ्र, सदा, नित्य, फिर, रात को, दिन में, तत्काल, बाद में आदि। अब जानते हैं बच्चों अवधि बोधक क्रिया विशेषण के बारे में। जिस क्रिया विशेषण के समय की अवधि का बोध होता है उसे अवधि बोधक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे दिन भर, निरंतर, आजकल, अब तक, जब तक, तुरंत, झट, कब से, सुबह से, दोपहर तक आदि। अब जानते हैं बच्चों आवर्ती बोधक क्रिया विशेषण के बारे में। जिस क्रिया विशेषण के समय की आवृत्ति का बोध होता है उसे आवर्ती बोधक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे पुनः, कभी कभी, बार बार, घड़ी घड़ी, फिर, प्रायः, बहुधा, हर बार, एक बार, हर घड़ी, प्रतिदिन आदि। अब हम जानते हैं बच्चों परिमाणवाचक क्रिया विशेषण यानी कि एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी के बारे में। तो बच्चों जो शब्द क्रिया की मात्रा या परिमाण संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे रवि तेज चलता है,
मोहिनी कम बोलती है, वह कल बहुत रोई, अधिक मत बोलो। तो बच्चों उपयुक्त वाक्यों में तेज, कम, बहुत और अधिक के परिमाण का बोध हो रहा है, अतः ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। कौन कौन से? तेज, कम, बहुत, अधिक आदि। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब हम पढ़ते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण यानी कि एडवर्ब ऑफ मैनर। जिन क्रिया विशेषणों में शब्दों से क्रिया की रीति या ढंग का ज्ञान होता है उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह धीरे धीरे चलता है, कैसे चल रहा है? धीरे धीरे। प्रिया सबसे मुस्कुराकर बोलती है, कैसे बोलती है? मुस्कुराकर। वह अचानक कमरे में घुस गया, वह आहिस्ता आहिस्ता चलकर आई। तो बच्चों उपर्युक्त वाक्यों में धीरे धीरे, मुस्कुराकर, अचानक, आहिस्ता आहिस्ता शब्दों से रीति का बोध हो रहा है, अतः ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो बच्चों रीतिवाचक क्रिया विशेषण के निम्नलिखित 8 भेद हैं। कौन कौन से? पहला है निश्चय बोधक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषण से क्रिया की निश्चितता का बोध होता है उसे निश्चय बोधक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह कल अवश्य आएगा, तुम्हें मेरे घर जरूर आना होगा। तो बच्चों उपयुक्त वाक्यों में अवश्य और जरूर निश्चय बोधक क्रिया विशेषण है। ऐसे ही देखिए अनिश्चय बोधक क्रिया विशेषण ये क्या है बच्चों? जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के होने में संदेह या अनिश्चय प्रकट होता है उसे अनिश्चय बोधक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे शायद मैं उसकी सहायता न कर सकूं, संभवतः कल अरुण आ जाए। उपयुक्त वाक्यों में शायद और संभवतः अनिश्चय बोधक क्रिया विशेषण है। अब देखिए बच्चों अगला है कारण बोधक क्रिया विशेषण, यानी जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के कारण का पता चलता है उन्हें कारण बोधक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे राधा यहाँ इसीलिए आई, देखो कारण पता चल रहा है, इसीलिए आई थी। गुरुजी नहीं आए अतः बच्चों को छुट्टी करनी पड़ी। तो बच्चों यहाँ पे इसीलिए और अतः क्या है? कारण बोधक क्रिया विशेषण है। अब जानते हैं बच्चों प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण के बारे में। जिन क्रिया विशेषण द्वारा क्रिया के संबंध में प्रश्न किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे वह कहाँ गया? पिताजी दफ्तर से कब लौटे? तो बच्चों यहाँ पे कहा और कब क्या है? प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण है। आगे बढ़ते हैं बच्चों स्वीकारात्मक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने को स्वीकार किया जाता है उन्हें स्वीकारात्मक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे हाँ मैं उनकी बात मानूंगा, सचमुच तुम वीर हो। तो बच्चों यहाँ पे हाँ और सचमुच क्या है? स्वीकारात्मक क्रिया विशेषण है। आगे बढ़ते हैं बच्चों निषेधवाचक क्रिया विशेषण। तो बच्चों जिन क्रिया विशेषण शब्दों से किसी क्रिया के होने को अस्वीकार किया जाता है उन्हें निषेधवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ न रुको, वह अब कभी नहीं आएगा। तो उपयुक्त वाक्यों में न तथा कभी नहीं नकारात्मक शब्द हैं। अब देखते हैं बच्चों प्रकार बोधक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने का ढंग या प्रकार का पता चले उसे प्रकार बोधक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह घर धीरे धीरे जा रहा था, कुणाल ने मुझे मुस्कुराकर देखा। उपयुक्त वाक्यों में धीरे धीरे तथा मुस्कुराहट प्रकार बोधक क्रिया विशेषण है। अब अगला देखते हैं बच्चों अवधारण बोधक क्रिया विशेषण। ये क्या है बच्चों? जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया की सीमा निश्चित होती है उन्हें अवधारण बोधक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे माँ ने बेटे को जी भर के देखा, कल वे वहां तक पहुंच पाए। उपयुक्त वाक्यों में जी भर के तथा वहां तक अवधारण बोधक क्रिया विशेषण है। आगे बढ़ते हैं बच्चों अब देखिए संबंध बोधक यानी कि प्रीपोजिशन के बारे में हम पढ़ते हैं। ये क्या होते हैं? कुछ शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं। जैसे राजू पूजा के साथ खेल रहा है, कौवा पेड़ पर बैठा है, दिन के बाद रात आती है, गांव के पास एक नदी बहती है। यानी के साथ, के बाद, के पास या पर ऐसे जब शब्द आते हैं तो बच्चों इन्हें क्या कहते हैं? संबंध बोधक शब्द कहते हैं। जो अवयव शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्यों के अन्य शब्दों के साथ प्रकट करते हैं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है बच्चों, आपको अच्छे से इसको याद भी कर लेना है। अब हम पढ़ते हैं बच्चों संबंध बोधक के भेद यानी कि काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन के बारे में कि कितने प्रकार के प्रीपोजिशन होते हैं। हिंदी में मुख्य रूप से 2 प्रकार के संबंध बोधक का प्रयोग होता है, रचना के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर। आइए जानते हैं रचना के आधार पर बेस्ड ऑन फॉर्मेशन। रचना के आधार पर संबंध बोधक के भी क्या हैं? 2 भाग होते हैं। कौन कौन से? रूढ़ संबंध बोधक और यौगिक। तो बच्चों सबसे पहले जानते हैं रूढ़ संबंध बोधक क्या है। ये संबंध बोधक कारक चिन्हों की भांति प्रयोग किए जाते हैं। इसके उदाहरण हैं ने, को, से, का, के, मैं, पर आदि।
अब यौगिक संबंध बोधक, ये संबंध बोधक क्रिया विशेषणों से जुड़े होते हैं, जैसे की और, की तरह, के साथ या के लिए आदि। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम जानते हैं अर्थ के आधार पर, बेस्ड ऑन मीनिंग। तो अर्थ के आधार पर संबंध बोधक 11 प्रकार के होते हैं। याद रखिए, संबंध बोधक अवयवों को परसर्ग भी कहा जाता है। कौन कौन से? पहला है कालवाचक संबंध बोधक। ये संबंध बोधक समय का बोध कराते हैं, जैसे के आगे, के पीछे, के बाद, के पहले, से पहले, के पूर्व। दूसरा है स्थानवाचक संबंध बोधक। ये संबंध बोधक स्थान का बोध कराते हैं, जैसे मैं, पर, के आगे, के पीछे, के पास, के निकट, के ऊपर, के नीचे, के बीच, के दूर, के भीतर आदि। तीसरा है बच्चों कारणवाचक संबंध बोधक। ये संबंध बोधक किसी कारण का बोध कराते हैं, जैसे के लिए, के मारे, के कारण आदि। चौथा है बच्चों विरोधवाचक संबंध बोधक। ये संबंध बोधक किसी विरोध का बोध कराते हैं, जैसे के विरुद्ध, के प्रतिकूल, के खिलाफ, के विपरीत आदि। अगला है बच्चों उद्देश्यवाचक संबंध बोधक। ये संबंध बोधक किसी उद्देश्य का बोध कराते हैं, जैसे के हेतु, के निमित्त आदि। अगला है साधनवाचक संबंध बोधक। ये संबंध बोधक किसी साधन जिससे क्रिया पूरी हो रही है उसका बोध कराते हैं, जैसे से, के द्वारा, के सहारे आदि। अगला है बच्चों साहचर्यवाचक संबंध बोधक। ये संबंध बोधक किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु को साथ को प्रकट करते हैं, जैसे के साथ, के समेत आदि। अगला है व्यतिरेकवाचक संबंध बोधक। ये संबंध बोधक किसी व्यक्ति, वस्तु आदि में अधिकता को व्यक्त करते हैं, जैसे के अतिरिक्त, के अलावा, के सिवाय। अगला है दिशावाचक संबंध बोधक। ये संबंध बोधक किस दिशा का बोध कराते हैं, जैसे की ओर, की तरफ आदि। अगला है पार्थक्यवाचक संबंध बोधक, यानी कि ये संबंध बोधक किसी व्यक्ति, वस्तु में अलगाव को प्रकट करते हैं, जैसे से, ये दूर, से हटकर, से परे आदि। अगला है सादृश्यवाचक संबंध बोधक। ये संबंध बोधक किसी व्यक्ति, वस्तु आदि की तुलना को प्रकट करते हैं, जैसे के समान, के योग्य, के अनुरूप, के जैसा, के तुल्य, की तरह, की भांति की तुलना आदि। याद रखिए, तो बच्चों को ये याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। क्या? संबंध बोधक कारक चिन्हों के साथ प्रयोग किए जाते हैं, जैसे विद्यालय के पीछे, तुम्हारे घर के सामने, छत के ऊपर, कुत्ते के साथ। तो बच्चों यहाँ पे जो भी, तो बच्चों याद रखिए, आपको ये महत्वपूर्ण बात याद रखनी है। ये क्या बात है बच्चों? संबंध बोधक कारक चिन्हों के साथ प्रयोग किए जाते हैं, जैसे विद्यालय के पीछे, तुम्हारे घर के सामने, छत के ऊपर, कुत्ते के साथ आदि। आइए बच्चों हम जानते हैं संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में अंतर, यानी डिफरेंस बिटवीन प्रीपोजिशन एंड एडवर्ब। इन दोनों में क्या अंतर है बच्चों? जब अवयव शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होकर वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित करते हैं, तब ये संबंध बोधक अवयव होते हैं। और जब ये शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं तो ये क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे अब मैं कह रही हूँ घर के बाहर जाओ, तो संबंध बोधक घर के साथ बता रहे घर के बाहर जाना है। अब मैं कह रही हूँ केवल बाहर जाओ, तो ये क्या हो जाएगी? क्रिया की विशेषता है। जाना कहाँ? बाहर, तो क्रिया विशेषण हो जाएगा। ऐसे ही बच्चों अब हम जानते हैं समुच्चय बोधक यानी कंजक्शन के बारे में पढ़ते हैं। कुछ पदों, वाक्यांशों या वाक्यों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं, जैसे राम और श्याम ने कविता सुनाई, मुझे फ़ोन या टैबलेट चाहिए, मुझे घर जाना है क्योंकि मेरी तबीयत खराब है, वह स्कूल गया परंतु उसकी बहन नहीं गई। तो बच्चों इन वाक्यों में आप देख रहे हैं गुलाबी रंग से और, या, क्योंकि, परंतु शब्द, ये दो शब्द वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ रहे हैं। इन्हें ही बच्चों समुच्चय बोधक या योजक कहते हैं। अर्थात बच्चों जो अवयव दो शब्दों, वाक्य या वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक यानी कि कंजक्शन कहते हैं। आइए बच्चों अब जानते हैं समुच्चय बोधक के भेद यानी कि काइंड्स ऑफ कंजक्शन। तो समुच्चय बोधक के दो भेद होते हैं, पहला रचना के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर यानी कि बेस्ड ऑफ फॉर्मेशन। बच्चों रचना के आधार पर समुच्चय बोधक के निम्नलिखित दो भेद हैं। कौन कौन से हैं? एक है रूढ़, दूसरा है यौगिक। इसके अंतर्गत और, एवं, या, तथा, की, यदि आदि समुच्चय बोधक शब्द आते हैं। दूसरा है यौगिक, इसके अंतर्गत क्योंकि, तथापि, यद्यपि, नहीं तो, ताकि, अर्थात, माना आदि समुच्चय बोधक शब्द आते हैं। आइए बच्चों अब देखते हैं अर्थ के आधार पर यानी कि बेस्ड ऑन मीनिंग। तो अर्थ के आधार पर समुच्चय बोधक के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं बच्चों? आइए जानते हैं। पहला है संयोजक, दो शब्दों, वाक्यांश को जोड़ने वाले अवयव संयोजक कहलाते हैं, जैसे और, तथा, एवं, फिर आदि। राज और माया खेल रहे हैं, पृथ्वी तथा मंगल दोनों ही आकाशीय पिंड हैं। तो बच्चों इन दोनों वाक्यों में व क्या है? और संयोजक
शब्द है। जैसे यहाँ पे आया है और यहाँ पे आया है पृथ्वी तथा मंगल दोनों ही आकाशीय पिंड है। उपयुक्त वाक्यों में और तथा वह क्या है बच्चों, तथा संयोजक शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, वियोजक। अब वियोजक क्या होता है? वे समुच्चय बोधक जो क्या करते हैं, जो वाक्यों के दो पक्षों में से किसी एक पक्ष पर ही प्रभाव दे, उन्हें वियोजक कहते हैं। जैसे मीना अथवा रीना ने यह काम किया, यानी एक पक्ष पर अथवा लगा दिया ना, या तो तुम चोर हो या तुम्हारा भाई। तो उपयुक्त वाक्यों में क्या या अथवा या जो या है, ये वियोजक शब्द हैं बच्चों। अब हम पढ़ते हैं कारण सूचक। इस समुच्चय बोधक के कारण सूचित होता है। जैसे तुम्हारा कोई विश्वास नहीं करता क्योंकि तुम धोखा देते हो, तुम इसीलिए अच्छे हो कि तुम सच बोलते हो। तो बच्चों इस वाक्य में क्या है, क्योंकि और इसीलिए, ये क्या है, कारण सूचक शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, परिणाम सूचक। परिणाम सूचक जिस समुच्चय बोधक द्वारा परिणाम सूचित होता है उसे कहते हैं परिमाण सूचक। जैसे स्कूल बंद मिला इसीलिए मैं घर चला गया, मैं छुट्टी पर हूँ अतः तुम मेरा प्रार्थना पत्र दे देना। तो उपयुक्त वाक्यों में बच्चों इसीलिए तथा अतः परिमाण सूचक शब्द हैं। आइए अब जानते हैं उद्देश्यवाचक। वे समुच्चय बोधक अवयव उद्देश्य को प्रकट करते हैं। जैसे चाचा जी यहाँ आए थे ताकि पिताजी से मिल सके, उनका उद्देश्य क्या था, पिताजी से मिलना। प्रभु इतना दे दो कि घर के खर्चे पूरे हो जाएं। तो उपयुक्त वाक्यों में ताकि तथा की उद्देश्य को प्रकट करते हैं, तो ये क्या है, उद्देश्यवाचक हैं। आइए जानते हैं बच्चों संकेत सूचक के बारे में। इन समुच्चय बोधक अवयवों से शर्त जैसा भाव प्रकट होता है। जैसे पढ़ना हो तो कक्षा में जाओ, यदि वह ना आया तो उसका नाम छूट जाएगा। उपयुक्त वाक्यों में बच्चा तो तथा यदि हो शर्त प्रकट करते हैं, अतः यह संकेत सूचक हैं। अब हम जानते हैं बच्चों स्वरूपवाचक, यानी स्पष्टीकरण प्रकट करने वाले समुच्चय बोधक अवयवों को स्वरूपवाचक कहते हैं। जैसे मौसी माँ जैसी होती है, उस सुंदरी के बाल ऐसे लगते हैं मानो काले सर्प हों। तो बच्चों उपयुक्त वाक्य में जैसी तथा मानो ये क्या करते हैं, स्वरूप प्रकट करते हैं, अतः ये स्वरूपवाचक शब्द हैं। अब हम पढ़ते हैं बच्चों विरोधवाचक। ये समुच्चय बोधक अवयव विरोध का भाव प्रकट करते हैं। जैसे वह सुंदर है पर अनुभव शून्य है, वह ईमानदार है किंतु गरीब है। तो बच्चों उपयुक्त वाक्यों में पर तथा किंतु विरोध को प्रकट करते हैं, अतः ये क्या है, विरोधवाचक है। अब हम पढ़ते हैं बच्चों विस्मयादि बोधक यानी कि इंटरजेक्शन के बारे में। कुछ शब्द शोक, आश्चर्य, खुशी, चेतावनी आदि भावों को बोध कराते हैं। जैसे हाय मेरा अब क्या होगा, शाबाश, ऐसे ही प्रथम आकर परिवार का मान बढ़ाते रहो, वाह तुमने बहुत अच्छा खेला, होशियार आगे घना जंगल है। तो बच्चों उपयुक्त वाक्यों में आए रंगीन शब्द हाय, शाबाश, वाह और होशियार के द्वारा मन के भिन्न भिन्न भाव प्रकट हुए हैं। ये सभी विस्मयादि बोधक शब्द हैं। कौन कौन से, हाय, वाह, शाबाश और होशियार। तो बच्चों जो शब्द आश्चर्य, शोक, घृणा, प्रसन्नता, प्रशंसा और भय आदि भावों का बोध कराएं उन्हें क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। ये परिभाषा आपको इसकी अच्छी से याद भी कर लेनी है। आइए अब हम जानते हैं विस्मयादि बोधक के भेद यानी कि काइंड्स ऑफ इंटरजेक्शन। विस्मयादि बोध के बच्चों कितने, 10 भेद हैं। कौन सा, पहला है हर्ष सूचक अवयव। वे अवयव जो हर्ष का भाव प्रकट करते हैं उन्हें हर्ष सूचक विस्मयादि बोधक अवयव कहते हैं। जैसे वाह तुम तो कमाल का नाचती हो, आह आज तो खाने में मजा आ गया। तो वाह और आह हर्ष सूचक अवयव है। आगे हम पढ़ते हैं विस्मय सूचक अवयव। वे अवयव जो विस्मय यानी आश्चर्य का भाव प्रकट करते हैं उन्हें विस्मय सूचक विस्मयादि बोधक अवयव कहते हैं। जैसे सच पिताजी नई साइकिल लाए हैं, अरे आपने ये कैसी बात कह दी। आगे बढ़ते हैं बच्चों अनुमोदन सूचक अवयव। वे अवयव जो अनुमोदन का भाव प्रकट करते हैं उन्हें अनुमोदन सूचक विस्मयादि बोधक अवयव कहते हैं। जैसे हाँ हाँ कुछ ऐसी ही बात थी, बहुत अच्छा आपने उसे न्याय संगत जवाब दिया। तो बच्चों यहाँ पे हाँ हाँ और बहुत अच्छा अनुमोदक सूचक अवयव है। अब हम जानते हैं बच्चों शोक सूचक अवयव के बारे में। वे अवयव जो शोक या दुख का भाव प्रकट करते हैं उन्हें शोक सूचक विस्मयादि बोधक कहते हैं। जैसे हाय मैं बर्बाद हो गया, हाय 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 राम अब मैं इस बच्चे को कहाँ ले जाऊं। ऐसे ही तिरस्कार सूचक अवयव क्या है बच्चों, वे अवयव जो तिरस्कार या घृणा का भाव प्रकट करते हैं उन्हें तिरस्कार सूचक विस्मयादि बोधक अवयव कहते हैं। जैसे छी छी कितना गंदा लड़का है, धत, ऐसा भी कभी बोलते हैं। तो ऐसे ही छी छी और धत क्या है, तिरस्कार सूचक। अब हम पढ़ते हैं बच्चों संबोधन सूचक अव्यय। वे अवयव जो संबोधन का भाव प्रकट करते हैं उन्हें संबोधन सूचक विस्मयादि बोधक अवयव कहते हैं। जैसे अरे इधर आना, ए किधर जा रहे हो। अब हम पढ़ते हैं बच्चों विदा सूचक अवयव के बारे में। वे अवयव
जो विदा का भाव प्रकट करते हैं उन्हें विदा सूचक विस्मयादि बोधक अवयव कहते हैं। जैसे अच्छा फिर मिलेंगे, अच्छा अलविदा मित्रों। अब हम पढ़ते हैं बच्चों स्वीकार सूचक अवयव के बारे में। वे अवयव जो स्वीकार का भाव प्रकट करते हैं उन्हें स्वीकार सूचक विस्मयादि बोधक अवयव कहते हैं। जैसे जी हाँ, आप उसे यहाँ भेज दीजिए, हाँ कानपुर से जवाब आ गया है। अब हम पढ़ते हैं बच्चों विवस्था सूचक अवयव के बारे में। वे अवयव जो विवस्था का भाव प्रकट करते हैं उन्हें विवस्था सूचक विस्मयादि बोधक अवयव कहते हैं। जैसे काश कि तुम मेरे पास आए होते, कदाचित वह यहाँ आ पाता। तो बच्चों यहाँ पे काश और कदाचित क्या है, विवस्था सूचक भाव प्रकट कर रहे हैं। अगला है बच्चों भय सूचक अवयव। वे अवयव जो भय का भाव प्रकट करते हैं उन्हें भय सूचक विस्मयादि बोधक अवयव कहते हैं। जैसे बाप रे कितना बड़ा सांप, उई माँ मैं मर गई। तो बच्चों यहाँ पे बाप रे और उई माँ भय सूचक हैं। याद रखिए बच्चों, आपको याद रखना है कभी कभी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया का प्रयोग भी विस्मयादि के रूप में होता है। जैसे राम राम, इतना अन्याय, क्या, कौन। तो बच्चों अब हम जानते हैं निपात के बारे में। निपात क्या होता है? भाषा में बच्चों कुछ अवयव शब्द ऐसे भी होते हैं जो वाक्य में किसी पद को विशेष बल प्रदान करते हैं। जैसे रवि ने ही आम खाया था, रवि ने ही आम खाया, किसी और ने नहीं। रवि ने आम ही खाया था, रवि ने आम ही खाया, केला आदि नहीं। रवि ने आम खाया ही था, रवि ने आम खाया ही था, फेंका नहीं था। उपयुक्त तीनों वाक्यों में ही अलग अलग स्थानों पर आ जाने से प्रत्येक वाक्य के अर्थ में कितना अंतर आ गया है, ये सब आप बच्चों देख सकते हैं। तो बच्चों जो अवयव किसी पद के बाद लगकर उसके अर्थ को बल प्रदान करते हैं उन्हें हम कहते हैं निपात। आइए कुछ और निपात को जानते हैं। कौन कौन से निपात शब्द हैं? केवल, तक, भर, मात्र, तो, भी आदि। तो आइए बच्चों अब इस पाठ का एक बार दोहराव भी कर लें। आपने इस पाठ में क्या क्या सीखा? आपने इस पाठ में बहुत सारी चीजें सीखी। आइए दोहराते हैं। जो शब्द अपना रूप नहीं बदलते उन्हें अविकारी या अवयव शब्द कहते हैं। अवयव के 5 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। क्रिया की विशेषता बनाने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं: स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक। जो अवयव शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ स्थापित करते हैं उन्हें संबंध बोधक या परसर्ग कहते हैं। जो अवयव शब्द 2 शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं या फिर योजक भी कहते हैं। जो अवयव शब्द हर्ष, आश्चर्य, शोक, घृणा आदि भाव प्रकट करें उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। विस्मयादि शब्दों के साथ आश्चर्य चिन्ह या अर्धविराम लगता है। जो अवयव शब्द क्रियापदों के साथ लगकर उनके अर्थ को बल प्रदान करते हैं उन्हें निपात कहते हैं। आशा करती हूँ कि बच्चों आपको पाठ अच्छी समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे पढ़ते रहिए।